हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो सीडीपी के प्रश्न लाए हैं वह सभी ढूंढ के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह पहली वीडियो है। अब जो है कि डेली आपको सीडीपी का हम 30 प्रश्न लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसकी क्या विशेषता होती है। यंत्रवत याद करना, कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो देखिए, अगर हम बात करें छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र के, तो इसका जो प्रमुख विशेषता होती है यह आपका होता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जी हाँ दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचियां हो गया, उसके अलावा योग्यताएं हो गई, क्षमताएं हो गई, मनोवृत्तियां हो गया, पूर्व अनुभव हो गया, विचार हो गया, इत्यादि को जो है कि महत्व दिया जाता है। और इसी के आधार पर जो है कि शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि जो संवेग और संज्ञान होता है यह एक दूसरे से क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं, कि संबंधित नहीं होते हैं, कि पूर्णतया अलग होते हैं, कि स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें संवेग और संज्ञान के बारे में, तो यह जो है कि एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। सांवेगिक दशा में क्या होता है कि व्यक्ति की विचार की प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा जो है कि लुप्त प्राय हो जाती है, या बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। तो इसलिए जो है कि वह उचित और अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संरचनावाची ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें संरचनावाची ढांचा जो होता है उसमें अधिगम प्राथमिक रूप में कैसा होता है, अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है, कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, कि यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, कि प्रबलन पर केंद्रित होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सी वाला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। जहाँ पर भी आपका यंत्रवत याद करने पर जोर दिया जाता है तो वह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। उसके अलावा डी की बात करें, प्रबलन पर केंद्रित यह नहीं होता है, तो डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। वहीं पर बात करें अगर हम, तो जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है कि अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है, तो देखिए संरचनावादी ढांचा जो है या अनुबंधन द्वारा जो है कि आपका अर्जित नहीं किया जाता है। इसमें जो है कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संरचनावादी ढांचे में जो है वह अधिगम प्राथमिक रूप में अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अनेक घटनाओं के बारे में जो बच्चों द्वारा सहानुभूत और सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो यह वाला ऑप्शन तो तुरंत गलत हो जाएगा, बार बार याद करने के लिए कह रहा है। उसके अलावा जो है कि आपका है कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। तो यह जो ऑप्शन आपका दिया गया है कि इसमें जो है कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को
प्रस्तुत अगर हम करें और सिद्धांतों को जो चुनौती दें तो इसके आधार पर जो है कि यह शिक्षिका कर सकती हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला इसमें है बच्चों के इस सिद्धांतों को अनदेखा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और बच्चों को तो दंडित भी नहीं करना है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है और यही सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों के बारे में तो बच्चों को अगर किसी भी गतिविधि में भाग करने के लिए लगातार उसको पुरस्कार दें या उसको दंड का प्रयोग करें तो क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कि यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा प्रोत्साहित। अगला है कि यहाँ पर सी वाला देखें कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, तो बिल्कुल गलत है। अगला है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तो यह भी ऑप्शन गलत दिया गया है। बी वाला है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी बच्चे को लगातार पुरस्कार दें या उसको दंड का प्रयोग करें तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी स्वाभाविक जो अभिरुचि है और जो जिज्ञासा है वह कम हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संरचनावाची सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पूछा गया है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत, आपका यह नेगेटिव ऑप्शन है, यह गलत हो जाएगा। अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है, तो यह भी आपका गलत है। अगला है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अर्थात जो है कि हम अधिगम को किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया मान सकते हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अधिगम अवित्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिमाण होते हैं। तो यह ऑप्शन देख लेते हैं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है कि यह जो है कि अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है कि यह विद्यार्थियों को दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो देखिए, अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों को अगर स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिमाण जो होगा वह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो ए वाला ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तो देखिए दोस्तों, दंडित तो कभी किया ही नहीं जा सकता, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कि यहाँ पर डी वाला देखते हैं कि केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तो यह भी गलत है। केवल जहां पर भी आ जाता है तो यह निगेटिव होता है, यह गलत हो जाएगा। अगला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, तो यह भी ऑप्शन गलत है। छोटे छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं देना चाहिए। अगला है बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार का मंथन करके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि बच्चों को हम क्या करें कि सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उसी पर आधारित विचार का मंथन करने के लिए दें, तो यह वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो देख लेते हैं। सार्थक अधिगम को अगर हम बढ़ावा देने की बात करें तो यहाँ पर दिया है शारीरिक दंड, तो बिल्कुल गलत है। शारीरिक दंड जो है कि यह अधिगम को बढ़ावा नहीं मिलता है। अगला है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण
बिल्कुल सही ऑप्शन है। सहयोग हमको जो है कि अधिगम पर्यावरण बनाना चाहिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बिल्कुल सही है कि सतत और समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। जी नहीं, निरंतर हमको तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, तो इसलिए सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है कि बच्चों को जो जटिल अवधारणाएं हैं उसको किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो देखिए यह वाला जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत है, यांत्रिक अभ्यास उसको नहीं कराएंगे। अन्वेषण एवं अवसर उपलब्ध करके परिचर्चा के लिए, तो यह ऑप्शन आपका थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है। इसका ऑप्शन है कि आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, या थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उत्पन्न करके। तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी अगर जटिल अवधारणा है तो उसके लिए हम अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करेंगे तो जो है कि वह सहज हो जाएंगे। अगला व्याख्यान देकर, तो बिल्कुल गलत। प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था करके, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से हमको जाकर के फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रहती है तो दिया जाता है, और साथ ही में PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम पर हमको फॉलो जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है, तो पर्यावरणीय अभाव होता है, कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी संकेत जो होता है, कि जन्मजात विशेषताएं होती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति की विभिन्नता का प्राथमिक कारण होता है वह होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के जो बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है उसी के आधार पर जो है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं का प्राथमिक यह कारण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो देखिए अगर हम बात करें द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण के बारे में तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिवार एवं मीडिया, तो बिल्कुल गलत है। परिवार एवं पास पड़ोस, तो यह भी गलत है। मीडिया एवं पास पड़ोस, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर बात करें विद्यालय एवं मीडिया, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करें द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का तो वह विद्यालय आपका हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका मीडिया हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें परिवार के बारे में तो परिवार के निकटतम सदस्य जो होते हैं, पास पड़ोस होता है, सहचर समूह जो होता है, यह समाजीकरण की प्रथम एजेंसियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। परिवार और पास पड़ोस हो गया तो यह प्रथम एजेंसियां होती हैं, और जो आपका विद्यालय और मीडिया होता है यह सेकेंड एजेंसी होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से किसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो पूछा गया है कि किस अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से जो है कि घटित होगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास की जो तीव्र प्रक्रिया होती है यह आपका होता है
शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जी हाँ दोस्तों, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में क्या होता है कि विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने तक इसमें जो है कि जो शारीरिक विकास है वह काफी तीव्र होता है। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विकास का सिद्धांत पूछा गया है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यह तो आपका विकास का सिद्धांत है, तो इसलिए ऑप्शन यह नहीं होगा। अगला है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो बिल्कुल गलत है और यही ऑप्शन गलत है, तो आपका यही सही ऑप्शन होगा। बी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला है विकास जीवन पर्यंत होता है, तो बिल्कुल सही है। अगला है विकास परिवर्त्य होता है, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन आपका पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो देखिए, अगर किसी कक्षा में परिचर्चा के दौरान कोई शिक्षक जो है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो यह आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जेंडर संबंधता कहेंगे कि जेंडर समरूपता कहेंगे कि जेंडर पक्षपात कहेंगे कि जेंडर पहचान करेंगे। तो देखिए, इसको जो ऑप्शन सही होगा वह हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात कहेंगे। अगला है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अप्रभावशाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रभावशाली पद्धति के बारे में, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, तो बिल्कुल गलत है। जेंडर पृथक बैठने के लिए कहना, तो यह भी गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए हमको जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना चाहिए। अगला है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तो यह ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा जो है कि मनोवैज्ञानिक था जिसने जो है कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासुओं के रूप में देखते हुए चिंतन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था। तो वह आपके कौन थे, तो वह थे आपके लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने जो है कि बच्चों को ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन और सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। इनको जो है कि हम किसके रूप में भी जानते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की जो है इनको सामाजिक निर्मितवाद का जनक भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म से पूर्व अवधि कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है उसमें जो है कि बालक में भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्त अवस्था कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में जो है यह आपका क्या हो जाता है, इसी में जो है कि आपका कोहल वर्ग के अनुसार प्रस्ताविक नैतिक विकास की अवस्था इसी को कहते हैं। तो यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, या जो है कि आपका दिया गया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या साध्यात्मक विचार, या संरक्षण कक्षा समावेशन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संरक्षण और कक्षा समावेशन जो होता है यह जो है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। यह सभी प्रश्न दोस्तों जो आपका सीटेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अब जो है कि डेली आपको एक वीडियो जो है कि सीडीपी की देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए कि दिसंबर में आपका पेपर है, तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम इतना प्रैक्टिस आपका सीडीपी का करवा देंगे और जो सब्जेक्ट है उन सभी का करवा देंगे कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इस बार जो है कि आप 90+ स्कोर तो कर ही के आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।